क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्स फ्रॉम स्केलेटल रिमेन्स। स्केलेटल रिमेन्स से हम जेंडर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे अच्छी बोन क्या थी? पेल्विस, जिसमें सेक्स डिफरेंसेस प्यूबर्टी से पहले भी अपीयर हो जाते हैं। रिकॉग्नाइजेबल सेक्स डिफरेंसेस अपीयर आफ्टर प्यूबर्टी एक्सेप्ट पेल्विस। पेल्विक बोन में आप सेक्स डिफरेंशिएट पहले भी कर सकते हैं, प्यूबर्टी से पहले भी। और अगर ये कोई पूछे ना कि प्यूबर्टी के बाद, या यूं कहिए कि सेकेंड टू फिफ्थ डिकेड एज के लिए सबसे अच्छी बोन कौन सी है सेकेंड टू फिफ्थ डिकेड में, तो वो पेल्विक बोन, सॉरी, प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है। वो पेल्विस से ही रिलेटेड है, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है। अभी उसको देखिए लॉन्ग बोन्स में जो आमतौर से बेसिस ऑफ मेडुलरी इंडेक्स, जो भी लॉन्ग बोन्स होते हैं उनमें जो मेडुलरी इंडेक्स होता है उससे डिटरमाइन किया जाता है। उसके अंदर मेडुलरी इंडेक्स जो होता है वो धीरे धीरे थिनिंग होने लगती है, तो उसकी वजह से जो लॉन्ग बोन्स है, खासतौर से ह्यूमरस, अल्ना, टिबिया और रेडियस, ये चार बोन्स का जिक्र है। इन खास तौर से इनसे हम जेंडर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक्यूरेसी जो थी वो क्रोगमैन्स ने दी थी। जो इसके स्केलेटल रिमेन्स से जो एक्यूरेसी थी, सेक्स आइडेंटिफिकेशन की जो एक्यूरेसी थी वो क्रोगमैन्स ने दी थी सबसे। इंटायर स्केलेटन 100% एक्यूरेसी थी। और सिंगल बेस्ट बोन अगर कोई पूछे तो दैट इज पेल्विस, 95% इसकी एक्यूरेसी थी, सिंगल बेस्ट बोन थी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। पेल्विस एलोन सिंगल बेस्ट बोन। बाकी स्कल और पेल्विस 98% था। लॉन्ग बोन से 80 टू 85%। सबसे कम अगर एक्यूरेसी की बात करें तो वो लॉन्ग बोन से थी, 80 टू 85% थी इसमें। अब स्कल की बात कर लेते हैं। स्कल का जो जनरल डिफरेंस था मेल और फीमेल के, वो याद होगा मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को। क्या क्या इसमें डिफरेंस, जनरल अपीयरेंस में क्या डिफरेंस है? सरकमफेरेंस, नहीं नहीं, शेप जनरल शेप, एज ए वो होल जो डायमंड सामने शेप। से दिखता है। हाँ, वो फेस का शेप सर, डायमंड शेप, राउंड शेप, था ना वो, ट्रायंगुलर शेप। एक तो देखिए ये बड़ा होता है, ठीक, मेल स्कल फीमेल के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होगा और हैवी होता है। हम्म, और जो इसकी वाल्स होती हैं वो रग्ड होती है, मतलब खुरदरी होती हैं। अब इसी का जस्ट अपोजिट आप फीमेल स्कल में कर दीजिए। ये लार्जर था तो ये क्या होगा? इन कंपैरिजन टू मेल स्कल स्मॉलर। ये हैवियर था, ये लाइटर हो जाएगा, जस्ट इसी का अपोजिट। और जो वाल्स होती हैं वो थिन होती हैं एंड स्मूथ होती हैं। इसकी क्या थी? रग्ड थी। मेल की जो मेल स्कल की जो वाल थी, स्कल वाल, वो क्या थी? खुरदरी थी। लेकिन इनकी फीमेल स्कल की क्या होगी? वो स्मूथ होगी। क्रैनियल कैपेसिटी की बात की थी हमने, किसकी ज्यादा होती है? मेल्स की ज्यादा होती है। हाँ, मेल्स मेल की स्कल सर। की क्रैनियल कैपेसिटी ज्यादा होती है। कितनी होती है? ठीक, 1450 टू 1550 सीसी, 1450 से 1550 सीसी। सीसी का मतलब क्रैनियल कैपेसिटी को ही दिखाता है ये। लेस कैपेशियस होता है फीमेल का स्कल। इसकी कितनी होती है क्रैनियल कैपेसिटी? 13 to 1350 cc। ये 1350, 1300 से 1350 सीसी तक होता है। अब ग्लेबुला की बात हम करते हैं। जो ग्लेबुला ये यहाँ पे है, ठीक, तो ग्लेबुला जो होता है मोर प्रोमिनेंट होता है मेल्स में। और इसी का जस्ट अपोजिट लेस प्रोमिनेंट। अच्छा, आर्बिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आर्बिट्स होती हैं, आर्बिट्स के बारे में ये कहा जाता है कि फीमेल का जो आर्बिट है वो बड़ा होता है और मेल का आर्बिट जो होता है वो स्मॉल होता है। और स्क्वायर शेप होता है मेल्स का, फीमेल्स का राउंड एंड लार्ज। फीमेल्स का थोड़ा सा गोल होते हैं आर्बिट्स और बड़ी होती हैं। अब जो मास्टॉइड प्रोसेस है, मास्टॉइड प्रोसेस के बारे में याद है?
मेल्स में बड़ा होता है मास्टोइड प्रोसेस। और अब ये बताइए, शार्प होगा या ब्लंट होगा मेल का? सर ब्लंट होगा। यस, ब्लंटेड होता है। और इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए इसमें, स्मॉल, स्मूथ एंड पॉइंटेड। ठीक, वो ब्लंटेड था, ये पॉइंटेड है। अब ऑक्सीपिटल एरिया की बात हम कर रहे थे, जो पीछे वाला हिस्सा था ऑक्सीपिट। तो मैंने बताया था इसमें जो मेल स्कल होता है उनके ऑक्सीपिट थोड़ा सा प्रोमिनेंट, ज्यादा, थोड़ी सी हड्डी जो होती है वो उभरी हुई होती है हमारे मेल्स में, मेल स्कल में। तो प्रोमिनेंसी की बात कर लेते हैं, तो मोर प्रोमिनेंट। और ये लेस प्रोमिनेंट फीमेल का जो ऑक्सीपिटल एरिया होता है वो थोड़ा सा स्मूथ होता है। पैलेट्स, पैलेट्स पता है ना कहाँ होते हैं? अंदर की तरफ, जो ओरल कैविटी में। बड़े किसके होते हैं? मेल के मेल के। होंगे। और शेप क्या होगी? यू शेप्ड। यू शेप, यस। इसका इसी का जस्ट अपोजिट करिए, स्मॉल एंड, इसकी शेप क्या होगी? पैराबोलिक। पैराबोलिक। ये तो हो गई ये। अब मैंडिबल जो है, थोड़ा सा मैंडिबल को देखिए। मैंडिबल में क्या डिफरेंस है? एक तो देखिए दोनों के मैंडिबल मेल और फीमेल के दिख रहे हैं, हैवी। और थोड़ा सा आप देखिए शेप में, एक तो मेल का हैवी है और शेप इसकी यू शेप आ रही है। यू शेप। यू शेप का है ना, यू शेप का है, या इसी को कभी कभी यू शेप को ही हम स्क्वायर शेप भी बोल देते हैं। बड़ा तो है ही, ये स्मॉलर है फीमेल का। और इनकी शेप क्या होती है? समवट राउंडेड। अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये राउंड हो गया ना, तो ये राउंडेड होती है जो मैंडिबल होता है फीमेल का। और स्मॉल है, ये बिग है, बस इतना ही इसका जानिए। अब इसमें एंगल की बात कभी कभी करते हैं। ये जो एंगल बनता है, देखिए एक एंगल होता है एक्यूट एंगल होता है, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री है, मोर देन 90 डिग्री है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल है। बनता दोनों में ऑब्ट्यूज एंगल है। लेकिन कहते हैं कि जो फीमेल का है ना, देखिए ये, अब अगर हम इसको लें तो फीमेल का जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो ज़्यादा रहता है और मेल का ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो कम रहता है। ये क्या है? ये पूरा, ये बॉडी है मैंडिबल की और ये रेमस है। तो जब भी ये निकालते हैं तो बॉडी और रेमस का एंगल बोलते हैं ना, एंगल ऑफ बॉडी विद रेमस। लेस ऑब्ट्यूज है किसका? मेल का। मोर ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है कि एंगल फीमेल। मोर देन 90 डिग्री जब बनता है ना तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है। फीमेल का मोर ऑब्ट्यूज होता है। ये बॉडी हो गई, ये रेमस है। इन्हीं दोनों के बीच का एंगल देखते हैं। ये इनका जनरल डिफरेंस था। पेल्विस, पेल्विस में कितनी बोन है अब याद हुई? पेल्विस में टोटल कितनी 3 बोन थी? बोन्स होती हैं। हाँ, क्या जवाब किसी ने दिया था अभी? पेल्विस में टोटल कितनी बोन होती हैं? सर 3 बोन्स, हाँ, 3 3 बोन्स बोन्स। होती नाम क्या है? है। ईस्टर्न। 3 इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। प्यूबिस, हाँ देखिए ठीक। ये 3 बोन्स होती हैं, इन्हीं को इनॉमिनेट बोन भी कहते हैं। ठीक, पेल्विक बोन को इनॉमिनेट बोन भी कहते हैं। एज ए होल 3 बोन को मिला के हम पेल्विक बोन बोलते हैं। ये तो ये चीज होगी। सैक्रल बोन कितनी होती है? 5 होती हैं सर। 5 होती है। ठीक। अब इनका जनरल अपीयरेंस फीमेल और मेल, यहाँ भी वही है। आप सामने से देखिए, जो पेल्विस है, जो मेल की पेल्विस है वो दिखने में ही बड़ी दिख रही है और फीमेल की छोटी है। तो सबसे पहला जो अपीयरेंस यही हो गया कि फीमेल पेल्विस जो है स्मॉलर है, या जिसको हम लेस मैसिव कह लें। मेल पेल्विस क्या है? बड़ी है, मैसिव है।
हाँ, रफ होती है। रफनेस, जब भी रफनेस की बात आएगी वो मेल्स में रफनेस, चाहे आप स्कल की बात कर लीजिए, मैंडिबल की बात कर लीजिए या पेल्विस की बात कर लीजिए, तो रफनेस की जब बात आ गई तो रफनेस जो होगी वो मेल पेल्विस में पाई जाएगी और स्मूथनेस फीमेल के पार्ट्स में ज़्यादा होती है। मस्कुलर मार्किंग्स जो होती हैं प्रोमिनेंट होती हैं किसमें, मेल पेल्विस में, और प्रोमिनेंट इसमें फीमेल पेल्विस में कम होती हैं। शेप कैसी होगी, जैसे हम लोग बनाते हैं ना फनेल टाइप का एक होता है, तो जो डीप फनेल टाइप की शेप बोली जाती है वो मेल पेल्विस को, और फ्लैट बाउल की तरह, फ्लैट बाउल की तरह जो शेप आएगी वो फीमेल पेल्विस की आती है। प्री आरिकुलर सल्कस, इसकी बात की थी, ये चीज जो होती है स्पेसिफिक फीचर है प्री आरिकुलर सल्कस फीमेल पेल्विस का, इसको याद रखिएगा अलग से। फीमेल पेल्विस की एक स्पेसिफिक फीचर है प्री आरिकुलर सल्कस, और आमतौर से इसकी प्रोमिनेंसी बढ़ती कब है, जब पहला चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा ट्रामा होता है, पेल्विस क्या होती है, रीशेप होती है फीमेल्स की, थोड़ा वाइड हो जाती है, सब प्यूबिक एंगल भी जो वो वाइड हो जाता है। तो ऐसे में जो ये प्रियरिकुलर सल्कस है ये भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है फीमेल्स में। तो ये स्पेसिफिक फीचर आ जाता है फीमेल का, जब भी प्रियरिकुलर सल्कस की बात आएगी तो दैट इज मोस्ट कॉमनली इन फीमेल्स। वहाँ पे फीमेल को आंख बंद करके लगा दीजिएगा कि अगर प्रोमिनेंसी की बात कोई पूछे कि प्रियरिकुलर सल्कस प्रोमिनेंट किस में होता है, किस में पाया जाएगा, दैट इज फीमेल पेल्विस में। मेल्स में उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। बॉडी ऑफ प्यूबिस, जो ये प्यूबिक बोन है इसकी बॉडी फीमेल्स में देखिए थोड़ा सा नैरो और ट्रायंगुलर होती है, छोटी नैरो है ना, अगर हम इसकी बात करें ये वाला जो हिस्सा है ये नैरो भी है और समवॉट ट्रायंगुलर शेप में है। और मेल्स का देखिए ये प्यूबिक बॉडी है, ये क्या ब्रॉड, ब्रॉड है और स्क्वायर शेप की आती है। अब जो सुप्रा प्यूबिक एंगल है जिसको हम सब प्यूबिक एंगल भी बोलते हैं, ये वाला, ये क्या है, ये सब प्यूबिक एंगल इसी को कहते हैं, इसी को सुप्रा प्यूबिक एंगल भी हम लोग बोल देते हैं। जो सब प्यूबिक एंगल है मेल्स में देखिए वी शेप का आ रहा है, और ये फीमेल्स का है यू शेप का आ रहा है। तो फीमेल में जो सब प्यूबिक एंगल की बात होगी वो यू शेप, और मेल्स में वी शेप। इनलेट, जो इनलेट है कैसा होता है, हार्ट शेप का किस में होगा, मेल में, मेल में होता है, मेल में होता है। मेल में होता है। और एलिप्टिकल, राउंडेड या एलिप्टिकल कहा जाता है फीमेल्स का, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि चाइल्ड बर्थ के लिए इसमें जो है इसकी शेप जो होती है मॉडिफाई हो जाती है, थोड़ा सा स्पेस इसमें ज्यादा होता है फीमेल पेल्विस में। आउटलेट बड़ा किसका होगा, जाहिर सी बात है जिसका इनलेट बड़ा होगा उसी का आउटलेट भी बड़ा होना चाहिए इन जनरल। तो आउटलेट क्योंकि चाइल्ड बर्थ के लिए स्पेसिफिक है ये फीमेल पेल्विस, तो आउटलेट जो होता है इनका बड़ा होता है, लार्जर होता है इन कंपैरिजन टू मेल पेल्विस जिनका छोटा होता है, स्मॉलर। हम कहते सिंगल बेस्ट बोन है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए पेल्विस, 95% क्रोगमैन एक्यूरेसी आती है इसकी। अब ये कुछ इंडाइसेस थे जिनको हम इंडेक्स बोलते हैं, सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए यूज होते हैं नॉर्मली। जितने भी इंडेक्स हैं सबको सिर्फ नाम याद रखिए, और ये एक चीज खाली इसमें कॉमन है, जितने भी इंडेक्स हैं एक्सेप्ट कार्पोरोबेसल इंडेक्स के, जितने भी इंडेक्सेस हैं सब के सब अगर उनके हम बोलें कि ज्यादा किस में होगा तो वो फीमेल्स में ज्यादा होता है। बस सिर्फ कार्पोरोबेसल इंडेक्स है जो मेल्स में ज्यादा होता है, मोर देन 42 है तो मेल का है, लेस देन 42 है तो फीमेल का है। अदरवाइज इनकी वैल्यू ज्यादातर इंडेक्स जितने भी हैं, वाशबर्न है, स्टैटिक नोच है, स्टर्नल है, सैक्रल है, चिलोटिक लाइन या क्यूमराज बेस विंग इंडेक्स, सब के सब ज्यादा है किसमें, फीमेल्स में। तो ये चीज तो इन जनरल कॉमन हो गई कि ज्यादा किस में आएंगी, फीमेल्स में आएंगी। सिर्फ कार्पोरोबेसल इंडेक्स आपका जो है वो मेल्स में ज्यादा आएगी उसकी वैल्यू, अदरवाइज सबकी फीमेल्स में ज्यादा है। इसके बस नाम नोट कर लीजिए। प्रियरिकुलर सल्कस के बारे में मैंने बताया, फीमेल्स के लिए ये स्पेसिफिक होता है। अब एज के लिए किन किन चीजों से एज को डिटरमाइन हम करते हैं, डेंटल इरप्शंस था, एपिफाइशियल यूनियन, लॉन्ग बोन्स में हम चेक करते हैं एपिफाइसिस के लिए,
प्यूबिक सिम्फाइसिस उससे भी देखते हैं, क्रेनियल सूचर और मैंडिबुलर और सैक्रल चेंजेस, इन सब को चेक देखते हुए हम एज का डिटर्मिनेशन भी करते हैं। अब बात आई थी कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ये क्या है, ये मिसलेनियस आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और एज रिलेटेड डीजनरेटिव कंडीशंस है, लाइक जैसे हम बात करते हैं ना बाल्डनेस या ग्रेइंग ऑफ हेयर, एज सच तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आमतौर से ये कहा जाता है कि जब प्यूबिक हेयर की ग्रेइंग होने लगती है तो एज मोस्ट प्रोबेबली 50 to 55 ईयर्स के एबव हो जाती है। इसी तरीके से दांतों के गिरने के बारे में कहा जाता है कि आमतौर से आफ्टर फिफ्थ डिकेड दांत गिरना स्टार्ट होते हैं। तो ये क्या है, ये मिसलेनियस टाइप के, इनसे बहुत स्पेसिफिक नहीं, बस एक क्यूमुलेटिव हम एज का बता सकते हैं कि हाँ 50 से 60 के बीच का है, 70 से 80 के बीच का हो सकता है। तो पहले था डेंटिशन से, हमने डेंटिशन से एज देखनी थी, हमने देखी। अल्वियोलर कैविटीज, जिनमें दांत इरप्ट होते हैं या जो जो जिनको हम टूथ कैविटी भी बोलते हैं, जिनके अंदर दांत पाए जाते हैं। 3 to 4 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ ये बनती हैं, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के ये तीसरे से चौथे महीने में अल्वियोलर कैविटीज बन जाती हैं। दांत के 3 हिस्से होते हैं, रूट, नेक, क्राउन। ये ऊपर वाला हिस्सा ये पूरा क्या है, ये क्राउन है। नेक कंस्ट्रिक्टेड होती है और उसके बाद जो गम के अंदर धंसा हुआ है, जो अंदर मैंडिबुलर बोन या ऊपर कह लीजिए आपके मैक्सिलरी बोन में जो अंदर तक है, वो क्या है, वो रूट का हिस्सा होता है। 3 पार्ट होते हैं, रूट, नेक एंड क्राउन। अब जो एज इरप्शन ऑफ टीथ है, जो दांत निकलने की उम्र है, वो किन पे डिपेंड करती है, हेरिडिटरी है कंडीशन है। हो सकता है कुछ लोगों को क्या फैमिलियल कंडीशन है कि उनके दांत पहले ही निकलते हैं आमतौर से, तो उनके में सबके में उनके बाप दादा, हम पीछे से देखते चले आएंगे, सबके में दांत कुछ स्पेसिफिक एज जो दी है उससे पहले से निकलना है, ठीक है, वो हेरिडिटेरी है, उनका कोई एज सच पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। इन्वायरमेंटल है, कुछ जगहों पे क्या होता है कि लेट निकलते हैं, कुछ जगहों पे कम निकलते हैं, वो अलग चीज़ है। न्यूट्रिशनल, अब न्यूट्रिशनल में क्या डिफिशियंसी हो सकती है, जैसे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में हमने बात की थी रिकेट्स की या विटामिन डी की कमी से जो होता है। दांत जो होते हैं डिलेड डेंटिशन होता है, स्पेशली न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी अगर हो रही है तो डिलेड डेंटिशन होता है, और उसमें भी रिकेट्स का नाम पहले आता है, डिजीज का नाम है रिकेट्स, उसमें डिलेड डेंटिशन पाया जाता है। इंडोक्राइनल, इंडोक्राइनल अगर डिस्टर्बेंसेस है, हार्मोनल इंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेस का मतलब क्या हुआ, ज़्यादातर क्या हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है वहाँ पे, तो उसके नतीजे में भी या तो पहले या तो बाद में निकल सकते हैं दांत। आमतौर से जो दांत निकलते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, हमने पढ़ा था प्राइमरी, जिनको डेसिडुअस या मिल्क टीथ भी कहते हैं, टोटल होते हैं कितने, 20 होते हैं। उसके अलावा परमानेंट टीथ 32 होते हैं। टेम्परेरी टीथ, इनका जो फार्मूला कितने होते हैं, 4 इंसीजर्स, 2 कैनाइन्स एंड 4 मोलर्स। सब दांत जो जितने भी हैं 20 नंबर्स होते हैं, और अपर जाम में टोटल दांत जो है अपर जाम में पहले निकलते हैं, कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो अपर जाम में वो पहले निकलते हैं, लोअर जाम में बाद में निकलते हैं। एक एक्सेप्शन था इसमें, टेम्परेरी टीथ में, एक्सेप्शन क्या था, सेंट्रल इंसीजर लोअर वर्ड्स सेंट्रल क्या में? इंसीजर जो है वो पहले निकलता है, लोअर सेंट्रल इंसीजर। ठीक, बाकी जितने भी दांत है वो पहले अपर जाम में निकलते हैं, लेकिन लोअर सेंट्रल इंसीजर जो है वो निचले जाम में, मतलब नीचे वाले, लोअर लगा ही है इसीलिए। टोटल 20 होते हैं, बाकी एज ज़्यादा मैटर नहीं करती, सबको नहीं याद रखना है, बस लोअर सेंट्रल इंसीजर है 6 to 8 मंथ में, इन अगर एवरेज देखें तो 7 मंथ में आता है, और वही लगभग लगभग 7 से 9 महीने में ही फिर अपर सेंट्रल इंसीजर और लेटरल इंसीजर भी आ जाता है। उसके बाद बाकी सबको छोड़ दीजिए, मत याद रखिए सबके। हाँ, अप टू 2 ईयर्स तक ये दांत निकलते रहते हैं, कहीं कहीं 2.5 ईयर्स तक भी है इरप्शन टेम्परेरी टीथ के। अब परमानेंट टीथ की बात आई थी, सुपर एडेड परमानेंट टीथ किसे कहते हैं,
सुपर एडेड, देखिए सुपर एडेड और एक सक्सेशनल है। सक्सेशनल का मतलब जिसका कोई पहले से वारिस रहा होगा उसी को इसने सक्सीड किया होगा। आमतौर से अगर हम अपने परमानेंट मोलर से मोलर मोलर को 12 होते नंबर। हाँ नहीं, अगर मान लीजिए कोई ये पूछे, मोलर को हटा दीजिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुपर एडेड परमानेंट टीथ, मोलर को हटा दीजिए, तो इसकी डिफिनेशन में ये होता है कि ये वो दांत हैं जिनका पहले से किसी दूसरे दांत की जगह पे ये नहीं निकल रहे हैं, बल्कि ये अपनी जगह बना के खुद से निकल रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये इरप्ट हो रहे हैं। पहले से बाकी जो दांत होते हैं जैसे सक्सेशनल परमानेंट, किसी का माइक आन है प्लीज, जो ये सक्सेशनल टीथ होते हैं, ये क्या करते हैं, जो मिल्क टीथ थे, जो डेसिडुअस टीथ थे, ये उन्हीं की जगह पे वो गिरे, उनकी जगह पे ये निकले। और सुपर एडेड क्या है, ये अपनी खुद जगह बना के, इनका कोई डेसिडुअस टीथ नहीं था जिनकी जगह पे ये निकल रहे थे। तो जो मोलर्स होते हैं वो सुपर एडेड परमानेंट टीथ होते हैं, मोलर्स। और सक्सेशनल यानी जो डेसिडुअल टीथ की जगह पे निकल रहे थे। पीरियड ऑफ मिक्स डेंटिशन मतलब वो पीरियड जिनके दौरान डेसिडुअल मिल्क टीथ भी पाया जा रहा है और परमानेंट टीथ भी पाया जा रहा है। तो यूजुअली कहा जाता है 6 से 12 साल का जो वक्फा है ये मिक्स डेंटिशन का होता है, मिक्स डेंटिशन का होता है। और फर्स्ट परमानेंट टूथ टू अपीयर, पहला दांत जो निकलता है, फर्स्ट मोलर निकलता है। अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ गया था। आमतौर से हम कहते हैं जो परमानेंट दांत है वो सब के सब लोअर जा में पहले निकलते हैं। सिर्फ लेटरल इंसीजर जो होता है, लेटरल इंसीजर, वो अपर जा में पहले निकलता है। अदरवाइज जितने भी परमानेंट टीथ हैं वो लोअर जा में पहले निकल, जस्ट अपोजिट है। अगर हम देखें तो जब मिल्क टीथ की हम बात कर रहे थे तो उसका जस्ट अपोजिट है। ये मिल्क टीथ में क्या हो रहा था कि टोटल दांत पहले अपर जा में निकल रहे थे और यहाँ पे टोटल दांत लोअर जा में निकल रहे हैं। सिर्फ लेटरल इंसीजर जो है वो लोअर में निकल रहा है, सॉरी अपर जा में निकल रहा है। अब टोटल इसका जो डेंटल फार्मूला होता है, परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला, वो कैसे आता है? तो 2 1 2 3 2 1 2 3 upper half, right half and left half. ठीक है, इसको इस तरीके से कर लीजिए। ठीक, ये डेंटल फार्मूला है परमानेंट टीथ का। अब दांतों के इरप्शन का जो टाइम था उसके अकॉर्डिंग कौन कब इरप्ट हो रहा है, ये जो ट्रायंगल बना था इसको हम क्या कहते थे, कुसरीज ट्रायंगल, इसका नाम है कुसरीज ट्रायंगल। ठीक, अब ये 6, ये जो है 6, ये सब ईयर्स हैं, 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले हमने कहा कि आप दांतों को रखिए, उनकी नंबरिंग कर लीजिए। 1 नंबर पे आप दे दीजिए सेंट्रल इंसीजर, 2 पे लेटरल, 3 पे कैनाइन, 4 पे फर्स्ट प्रीमोलर, 5 पे सेकंड प्रीमोलर, 6 पे फर्स्ट मोलर एंड 7 पे सेकंड मोलर। सबसे पहले जो दांत निकल रहा था, कौन सा दांत निकल रहा था परमानेंट में? मोलर निकल रहा था, फर्स्ट मोलर। फर्स्ट मोलर। फर्स्ट मोलर। 6 साल पे पहला क्या निकला, यहाँ देखिए छठे नंबर पे हमने फर्स्ट मोलर को रख रखा है। तो वो इस तरीके से हम इसको रखते चले जाएंगे। उसके बाद जो निकलता है 7वें साल पे सेंट्रल इंसीजर, उसको 6 1 6 1 2 6 1 2 4 इस तरीके से 6, लास्ट में जो फार्मूला आपके पास आएगा 6 1 2 4 5 3 7। अब अगर ये किसी को याद हो जाए तो ये बहुत काम की चीज़ है, उसे ये चीज़ पता चल जाएगी ना कैसे वो किस ईयर में निकल रहा है। इतना ज़्यादा मत याद रखिए, बस ये कि 6 पे क्या है, फर्स्ट प्रीमोलर है, 1 पे क्या है, सेंट्रल इंसीजर है, 2 पे क्या है, लेटरल इंसीजर है, 4 पे फर्स्ट प्रीमोलर, 5 पे सेकंड प्रीमोलर, 3 पे क्या है, कैनाइन है, 7 पे सेकंड मोलर है। सेकंड मोलर लास्ट में निकलता है और इससे भी लास्ट में थर्ड मोलर निकलता है, जिसकी जो बताया जाता है कि 17 to 25 ईयर, 17 से 25। अब उस दिन एक चीज़ मैंने पूछी थी, वो खुद कंफ्यूजन मुझे हो गया, मैंने भी गलत बता दिया था कि अगर कोई ये पूछे कि 9 साल, यही वाला क्वेश्चन था ना कि 9 ईयर्स पे कितने परमानेंट टीथ होंगे, यस। हाँ तो कितने होंगे, 12 होते 12। हैं बेसिकली। 12, आप लोगों का आंसर सही था, 12 होते हैं और मैंने 8 कहा था। ठीक है, 12 होते हैं। 12, 9 साल की एज पे किसी ने पूछा कि कितने मिल्क टीथ होंगे,
वो भी 12। हाँ वो भी 12, क्योंकि देखिए 11 साल तक की उम्र तक कहा जाता है कि 11 ईयर्स, अप टू 11 ईयर्स जो टोटल टीथ होते हैं, 7 to 11 ईयर्स, 7 से 11 साल के बीच में, ये 24 होते हैं। अब 8वें साल पे भी 24 ही रहेगी मेन, बस यहाँ से क्या चेंज होता रहेगा, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ चेंज होते रहेंगे। लास्ट वाला जो है विजडम टूथ है, थर्ड मोलर, वो 17 to 25 ईयर्स पे निकलता है, इसकी कोई फिक्स्ड एज नहीं है। और सबसे ज्यादा इम्पैक्शन अगर किसी दांत का होता है तो वो किसका होता है, थर्ड मोलर का ही होता है, सिस्टम विजडम टू। टूथ का। अब कभी कभी ये पूछ देते हैं ना कि दांत इम्पैक्ट कहाँ होगा, तो लोअर जा तो सबको पता है, लोअर जा की जगह कभी कभी ये दे देता है कि मैंडिबुलर टीथ या मैक्सिलरी टीथ, इस तरीके से भी पूछ देता है। तो लोअर जा क्या है, मैंडिबल है। सब मोस्ट कॉमनली इम्पैक्टेड जो होता है मैंडिबल में होता है, यानी लोअर जा में होता है। अब ये मेथड था 25 साल के बाद, आमतौर से कहा जाता है कि 25 ईयर्स के बाद हम एज का एस्टिमेशन कैसे करेंगे दांतों से। तो ये चीज थी किन किन तरीके से, डेंटल एट्रिशन या एक्लूजल वियर है, एस्पार्टिक एसिड रेसिमाइजेशन है, केमिकल मेथड है, एंड रेडियो कार्बन डेटिंग ऑफ टूथ इनेमल, इन सब से तो करते हैं। अब इसमें हम क्या, रेडियो मान लीजिए रेडियो कार्बन डेटिंग ऑफ टूथ इनेमल की हम बात कर रहे हैं, अब इनमें क्या देखेंगे। अभी कोई दांत, पहले तो ये होगा कि वो किसी डेड बॉडी का मिलना चाहिए, तब तो उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की जाएगी। केमिकल मेथड में क्या आप देखेंगे, कुछ याद ही नहीं हो सकता, केमिकल मेथड में इतनी सारी चीजें दी है। अब ये नाइट्रोजन कंटेंट है इनेमल में, वो क्या करता है, एज के साथ बढ़ता है, कार्बोनेट कंटेंट एज के साथ घटता है। इसी तरीके से कॉपर है, सेलेनियम है, फेरस है, ये क्या करते हैं, एज के साथ बढ़ते हैं। तो इतनी सारी चीजें नहीं आती। दो इंपॉर्टेंट मेथड है, दो इंपॉर्टेंट मेथड है, बॉयड्स मेथड और गस्टाफ्सन्स मेथड। बॉयड्स मेथड क्या था, किस एज के लिए था, इस इन्फेंट। इन्फेंट के इन्फेंट्स लिए। के लिए था, अप टू 1 ईयर्स, या यूं कहा जाता है लेस देन 1 ईयर्स एज के लिए बॉयड्स मेथड बेस्ट है। इंक्रीमेंटल लाइंस उसमें चेक करते हैं, इंक्रीमेंटल लाइंस, ये चीज, ये इस पे बेस था। गस्टाफ्सन्स मेथड में टोटल क्राइटेरिया कितने थे, 6 थे। और ये बेस्ट मेथड है आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ एज। दांतों से अगर 21 साल के बाद की एज का पता करना है तो गस्टाफ्सन मेथड सबसे अच्छा है। और इसमें टोटल क्राइटेरिया कितनी थी, 6 थी। और इसमें भी मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया की बात जब आई तो वो आई रूट ट्रांसपेरेंसी। तो इस पूरी स्लाइड से सिर्फ दो चीजें हमें याद रखनी है, एक तो बॉयड्स मेथड इन्फेंट्स के लिए था, और उसमें क्या देखते हैं, इंक्रीमेंटल लाइन। गस्टाफ्सन मेथड में टोटल क्राइटेरिया कितने हैं, 6 हैं, और मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया क्या है, रूट ट्रांसपेरेंसी है, बस। अब ये था बोन्स के आसिफिकेशन से, बोन्स के आसिफिकेशन से हम एज का कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमारी बॉडी में कितनी हो गई, 206। और एट द टाइम ऑफ बर्थ आसिफिकेशन सेंटर कितने थे, 450 थे, जो आपस में फ्यूज होते रहते हैं। तो आसिफिकेशन सेंटर धीरे धीरे कम होके फिर लास्ट में 206 आसिफिकेशन सेंटर बचते हैं। फर्स्ट बोन जो आसिफाई हो रही थी, क्लेविकल, 5th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, और यही एक लॉन्ग बोन है, क्लेविकल लॉन्ग बोन में आती है, जो हॉरिजॉन्टली पाई जाती है। आमतौर से आप देखिए तो यही एक सिंगल बोन है जो हॉरिजॉन्टली पाई जाती है, क्लेविकल। अब अगर जो हम आसिफिकेशन सेंटर्स की बात कर रहे थे, सबके सब आसिफिकेशन सेंटर्स अगर जुड़ गए हैं तो एज कितनी होगी, जो आसिफिकेशन सेंटर कहाँ पाया जाता है, एपिफाइसिस पे पाया जाता है। अब अगर एपिफाइसिस और डायफाइसिस, मेटाफाइसिस खत्म हो गया, एपिफाइसिस और डायफाइसिस आपस में जुड़ गए, फ्यूज हो गए, जितनी भी बोन्स थी लॉन्ग सबके, तो अब मोस्ट प्रोबेबली एज कितनी होगी, ओवर 25, 25 साल से ज्यादा की एज हो जाएगी उसके बाद। अगर हमें कोई आसिफिकेशन सेंटर नहीं मिल रहा है जो एपिफाइसिस है, वो डायफाइसिस से वो फ्यूज हो चुका है, जितनी भी लॉन्ग बोन्स हमें मिली सब में
तो जो एज होगी वो मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ प्रोबेबल एज है, 25 साल से ज्यादा की होगी। अब कार्पल बोन्स कितनी होती हैं टोटल? 8 होती हैं। 8. 8 होती है ना कार्पल बोन्स। अब इसमें सबसे पहले जो आसिफाई होती है वो कौन सी बोन है? कैपिटेट। कैपिटेट जो होती है 1 साल के अंदर ये आसिफाई हो जाती है। फर्स्ट बोन, अर्लीस्ट कार्पल बोन टू आसिफाई, कैपिटेट। सेकेंड बोन जो होती है वो हैमेट। कैपिटेट के बाद हैमेट 1 to 2 years का आ गया, लेकिन हम अपने लिए आसानी के लिए उसको हमने 2 साल दे दिया। उसके बाद ट्राइक्वेट्रम है 3 years, ल्यूनेट 4 years, स्केफाइड 5 years, ट्रेपीजियम 6, ट्रेपेजॉइड 7, और लास्ट में जो ये पिसिफार्म है ये 12 years पे, 7 to 12 कहा जाता है आमतौर से, लेकिन 12 years याद रखिए कि 12 साल पे ये असिफाई होती है। ये तो इन जनरल हो गया। अब अगर कोई, जैसे एक चीज मैंने बताई थी, एक फार्मूला, कि 2 से 6 साल के बीच में आपने रिस्ट का एक्सरे करवाया और उसमें टोटल 3 बोन मिली आपको, 3 कार्पल बोन मिली, तो एज कितनी होगी? 3 years. 3 years। 2 से 6 साल के बीच में एक्सरे में रिस्ट बोन में जितनी भी हमें कार्पल बोन्स मिल रही हैं, वही रिस्ट बोन जितनी भी मिल रही हैं, हम उनको काउंट कर लेंगे, वही बता देंगे कि हाँ यही इसकी एज है। ये सिंपल सा फार्मूला था। टार्सल बोन में सबसे पहली टार्सल बोन कौन सी थी? Calcaneum. कैल्केनियम, 5th month ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। सेकेंड टार्सल बोन टेलस, 7th month ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। एंड लास्ट टार्सल बोन नेविकुलर, 3rd year में। ये 3 लाइन इसमें याद करनी थी। दूसरी चीज ये थी कि टेलस जो होती है डिवाइड ऑफ एनी मस्कुलर अटैचमेंट, टेलस में कोई मस्कुलर अटैचमेंट नहीं होता है। अब आइए ये जो फॉन्टेनेल्स हैं, कितने फॉन्टेनेल्स होते हैं बर्थ पे? मेजर फॉन्टेनल की बात अगर हम करें तो 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एंटीरियर फॉन्टेनल जिनको हम ब्रेगमा बोलते हैं, और पोस्टीरियर फॉन्टेनल जिसको ऑक्सीपिटल फॉन्टेनल भी बोलते हैं। ये क्या है? ये एंटीरियर फॉन्टेनल है ना, आपको दिख रहा है? ये वाला हिस्सा क्या है? एंटीरियर फॉन्टेनल। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रेगमा भी बोलते हैं। ब्रेगमा, ये एंटीरियर फॉन्टेनल जो है ब्रेगमा, इनका क्लोजर कब होता है? शुरू में जिनके बच्चे होंगे उन्होंने देखा होगा ना, कुछ दिन तक यहाँ पे पल्सेशन फील होती रहती है, तो ये क्लोज कब होता है? 1 year. एक्सपीरियंस होल्डर्स बताएं। चलिए ठीक है, ये ब्रेगमा जो बन चलो, रही, और 10 महीने तक तो होती है। नहीं, अप टू 2 years तक। मेरे बेटे की तो हुई थी। चलिए ठीक है, हो गई होगी, जल्दी हो गई होगी अब उसका, लेकिन अप टू 2 years ये कहा जाता है कि 1.5 to 2 years, 1.5 से 2 साल के बीच में जो ब्रेगमा का क्लोजर होता है, एंटीरियर फॉन्टेनेल का क्लोजर 1.5 to 2 years, 1.5 से 2 साल के बीच में ये ब्रेगमा जो है ये क्लोज हो जाता है। अब पोस्टीरियर फॉन्टेनेल यानी ऑक्सीपिटल फॉन्टेनेल, ये वाला थोड़ा सा ट्रायंगुलर ये होता है। ये कब क्लोज होता है? कभी कभी ये बर्थ पे ही क्लोज हो जाता है, कभी कभी एट द टाइम ऑफ बर्थ ये क्लोज रहता है। अगर मान लीजिए ये क्लोज नहीं है बर्थ पे, बर्थ टू अप टू 6 मंथ, पैदाइश के 6 महीने के अंदर अंदर इसका क्लोज हो जाना जरूरी है। अगर ये परसिस्ट कर रहा है मोर देन 6 मंथ तो कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है फिर। अगर पोस्टीरियर फंटेनल 6 महीने से ज्यादा के बाद भी वो क्लोज नहीं हो पाया तो कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, वरना अप टू 6 मंथ तक इसको क्लोज हो जाना चाहिए। अब देखिए जो जो फ्रंटल बोन होती हैं, ये क्या उनसी बोन है? ये फ्रंटल बोन है। ये शुरू में फ्यूज नहीं होती हैं। जो ये फ्रंटल बोन है ये शुरू में फ्यूज नहीं होती हैं, इनके बीच एक सूचर रहता है, ये इनको हम कहते हैं मेटॉपिक सूचर। मेटॉपिक सूचर, दोनों जो सामने की बोन है
फ्रंटल बोन्स, उनके बीच का ये सूचर है, इसका जो क्लोज होता है, कभी कभी ये होता है कि ये फ्यूज ही नहीं होती, मतलब पूरी लाइफ, जिंदगी भर ये फ्यूज नहीं होती, वरना आमतौर से 2 से 4 साल के बीच में ये 2 to 4 years ये क्लोज हो जाते हैं। फ्रंटल बोन के जो दोनों सूचर हैं, दोनों फ्रंटल बोन के बीच का जो सूचर है वो 2 से 4 साल के बीच में वो क्लोज हो जाता है, और कभी कभी अगर क्लोज नहीं हुआ तो फिर पूरी जिंदगी ये फ्यूज नहीं होती दोनों बोन्स, ऐसे ही हल्का सा सूचर रहता है, परसिस्ट करता है, वरना 2 to 4 year 2 से 4 साल के बीच में ये जो मेटापिक सूचर है इसका क्लोज हो जाना है इसको। अब आइए इस पे, ये जो आपको दो सूचर दिख रहे हैं, ये कौन सा सूचर है और ये अरे यहाँ आपने देखा ना, ये जो दोनों पैराइटल बोन है, इसको पैराइटल बोन कहते हैं, इन दोनों के बीच का जो ये वाला सूचर है, ये कौन सा सूचर है, सेजाइटल सूचर है, और ये पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच का जो सूचर है इसको कोरोनल सूचर कहते हैं, और जो ऑक्सीपिटल बोन है और पैराइटल बोन के बीच का जो सूचर है उसको हम लैम्डा कहते हैं, कुछ यूं बनता है ना ये, तो इसलिए इसको हम लैम्डा कहते हैं, लैम्डाइड सूचर। तो अब ये वाला जो है ये लैम्डाइड सूचर है, और ये कौन सा सूचर हुआ, कोरोनल। ये हो गया कोरोनल Coronal सूचर, also. एंड दिस ये सेजाइटल। इनका क्लोजर कब कब होता है, सबसे पहले कोरोनल सूचर को ही ले लीजिए, कोरोनल सूचर का क्लोजर कब होता है, So 40 to 50. कोरोनल सूचर हाँ 40 years पे, 40 years। सेजाइटल सूचर इसका सबसे पहले होता है 32 to 35 30. ईयर्स में, ये अर्लीस्ट जो है, सबसे पहले जो है सजाइटल सूचर का क्लोजर होता है 32 से 35 साल के बीच में, उसके बाद कोरोनल सूचर क्लोज होता है 40 साल की एज में, और सबसे लास्ट में लैम्डाइड सूचर, लास्ट टू क्लोज 45 ईयर। तो ऐसे याद रखिए 32 से 35 सबसे पहले सेजाइटल अर्लीस्ट टू क्लोज, उसके बाद कोरोनल सूचर 40 साल पे बंद होता है, एंड लास्ट में लैम्डाइड सूचर 45 ईयर्स पे ये क्लोज होता है। बेस्ट सिंगल क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग एज एट डेथ फॉर इंडिविजुअल्स फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ डिकेड, थर्ड टू यानी 20 से 50 साल के बीच में अगर किसी की डेथ हो गई और हमें उसकी एज का पता लगाना है डेथ के बाद, और मान लीजिए वो बॉडी थी, वो बरीड बॉडी थी, वो सब जिस फिट गई, उसकी सिर्फ हमें हड्डियां मिली, उसमें से हम किस चीज को उठा के तब उसका एज का डिटरमाइन करेंगे। सर एज कितनी बताई आपने? थर्ड टू फिफ्थ डिकेड, देखिए फर्स्ट डिकेड क्या हो गया 1 to 10 ईयर, सेकेंड डिकेड 11 to 20 ईयर, थर्ड डिकेड 21 to 30 ईयर, तो 20 से 50 साल के बीच में अगर जैसे हमें जानना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बोन जो होती है जिससे हम बता सकते हैं क्राइटेरिया में, आप पेल्विक बोन उठाइए और उसमें क्या देखेंगे हम, सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक, सिम्फाइसिस प्यूबिस, इसको देख के, अब इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस में, कितना उसमें रुगेसिटीज आ जाएंगी, कितना उसमें स्मूथ रहेगा, कितना वो ज़्यादा उसमें जो लोअर एंड है वो कितना कर्व्ड हो जाएगा, अपर एंड कितना शैलो हो जाएगा, रिम जो होती है वो कितना मार्जिन्स पे बचेगी, कितना इरोजन हो जाएगा सरफेस का,
तो ये सब चीज़ें इसमें सिम्फाइसिस प्यूबिस में देखते हैं बेसिकली। लेकिन जब ये क्वेश्चन अगर बन गया कि बेस्ट सिंगल क्राइटेरिया क्या है फॉर डिटरमाइनिंग एज एट डेथ फॉर इंडिविजुअल्स फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ डिकेड, मतलब वही 21 से 50 साल के बीच में किसी इंडिविजुअल की डेथ हो गई थी और हमें उसके स्केलेटल रिमेन्स मिले और हमसे ये कहा गया कि एज को डिटरमाइन करना है। तो अगर हमें ये जानकारी है कि ये एडल्ट का है, ये जो स्केलेटन है ये किसका है, ये एडल्ट का, जाहिर सी बात है उसकी लेंथ वगैरह सब देखी जाएगी। तो हमने देखा, तो अब उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इससे अंदाज़ा लग सकता है। लेकिन इसमें इतने सारे क्राइटेरिया है कि वो क्राइटेरिया डिस्क्राइब ही नहीं हो सकते, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस क्या है कि सिंगल बेस्ट बोन सिम्फाइसिस प्यूबिस, थर्ड टू फिफ्थ डिकेड में अगर कोई डेड बॉडी मिली है तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसकी एज कितनी थी। दैट इज सिम्फाइसिस प्यूबिस से हम पता कर सकते हैं इस चीज़ को। अब आइए सैक्रम, सैक्रम के बारे में। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 5 होती हैं। हम्म। अब ये कब फ्यूज होती हैं? फ्यूज होके सिंगल बोन कब बनती हैं? 20 से 25 साल में। 20 to 25 ईयर्स में। 20 से 25 साल में ये फ्यूज होके सिंगल बोन बन जाती हैं, सैक्रल बोन। इसके बाद अब आता है स्टर्नम। सैक्रम के बारे में बस इतनी चीज है कि 20 से 25 साल में ये फ्यूज होके एक सिंगल बोन बन जाती हैं। स्टर्नम, स्टर्नम में टोटल बोन कितनी होती है बॉडी ऑफ स्टर्नम में? बॉडी ऑफ स्टर्नम 4। 4 होती है। ये 4 होती है, ये 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 बोन होती हैं स्टर्नम में। अब इन चारों का फ्यूजन कब होता है? ये चारों एक बोन कब बनती हैं? 40 years. 40 ईयर्स पे नहीं, 15 to 25 ईयर्स। ये जो फ्यूज होती हैं ये 15 से 25 साल के बीच में चारों बोन्स फ्यूज होके सिंगल बोन बन जाती हैं। ठीक, 15 to 25 ईयर्स में जो 4 पीसेज हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम की वो यूनाइट हो जाती हैं, वो सिंगल बोन बन जाती हैं 15 से 25 साल के बीच में। अब वो कभी भी हो सकती हैं, ये पूरा बहुत रेंज दी हुई है। अब जो जीफाइड प्रोसेस है ये बॉडी से कब यूनाइट होता है? ये 40 ईयर्स पे होता है, इसको याद रखिएगा। 40 जीफाइड years में। यूनाइट्स विद बॉडी ये 40 ईयर्स पे। और ये जो मेनुब्रियम है ये बॉडी से कब यूनाइट होती है? इसके बारे में देखिए कोई स्पेसिफिक नहीं दिया है, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर मेनुब्रियम जो है वो बॉडी से जुड़ चुकी है, अटैच्ड है, यूनाइट है, तो मोर देन 55 ईयर्स, मोस्ट प्रोबेबली है कि मोर देन 55 ईयर्स एज होगी अगर जो मेनुब्रियम है वो बॉडी से यूनाइटेड है, जुड़ा हुआ है। और जिफाइड प्रोसेस अगर जुड़ गया है तो 40 ईयर्स की एज होगी। और जो चारों पीसेस हैं मेनुब्रियम स्टर्नम की बॉडी की, चारों पीसेस हैं, ये कब जुड़ती हैं आपस में? 15 से 25 साल के बीच में ये जुड़ जाती हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में मेल और फीमेल्स में दो तीन चीजें हैं। अर्लीस्ट चेंज जो होता है प्यूबर्टी मेल्स में वो क्या होता है? टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट, जिसका दूसरा नाम क्या है? भाई भाई, टेस्टिस को या ओवरी को हम क्या कहते हैं? गोनेड्स कहते हैं ना, तो इनको गोनेडार्क बोलते हैं। किस एज में होता है ये? 13 to 14 ईयर्स, 13 से 14 साल। एक चीज याद रखिएगा, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो 1 या 1.5 ईयर्स अर्लियर होते हैं फीमेल्स में, पहले होते हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स। 13 से 14 साल की एज पे गोनेडार्क यानी टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट जो अर्लीस्ट चेंज है प्यूबर्टी का मेल्स में वो आता है।
इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद, कुछ मंथ, बोला जाता है कि 5-6 महीने के बाद से फिर जो प्यूबिक हेयर है वो आना शुरू हो जाते हैं। और 15 साल के बाद जो एक्सिलरी हेयर है उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये इनका था। अब फीमेल्स में अर्लिएस्ट चेंज क्या होता है प्यूबर्टी पे? हिलार्की। थिलार्की क्या? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट या ब्रेस्ट Breast. इनलार्जमेंट जिसको हम कहते हैं। ये कब होता है? 10 to 12 ईयर्स। हाँ, 1 से 2 साल पहले ये फीमेल्स में जो प्यूबर्टल साइंस हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो पहले डेवलप होना शुरू हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स। थिलार हो गए। मेनार्की कब होती है? क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए ये गायनिकोलॉजी का है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा है, बस इसको देख लीजिए। मेनार्की कब अटेंड करती है? तो थिलार्की के आफ्टर 1 ईयर अप्रोक्स। अप्रॉक्स में बात करते हैं ना, तो अब अप्रॉक्स में ये जब हमने ले लिया 10 to 12 ईयर्स, तो इसी 12 के बाद 1 साल और जोड़ दीजिए, तो आमतौर से ऑन एवरेज 13 ईयर्स का कहा जाता है कि मेनार्की। अब अलग अलग बुक में देखिए, अब ये तो कोई गायनी की बुक है नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं फॉरेंसिक मेडिसिन, लेकिन अगर हम गायनिकोलॉजी पढ़े तो वहाँ वेरिएशन थोड़ा सा मिलेगा, अलग अलग बुक में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है। तो लेकिन 13 ईयर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट है, मेनार्की अटेंड होती है 13 साल पे। ये आइडेंटिफिकेशन का जो फर्स्ट पार्ट था ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा मैंने बताया ओल्डर एजेस में, ओल्डर पीपल में क्या होता है, जैसे हम ग्रेइंग की बात कर रहे थे हेयर्स की या बाल्डनेस की, उसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर ग्रेइंग ऑफ हेयर, प्यूबिक हेयर की ग्रेइंग हो रही है तो दैट मीन्स कि एज जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 55 से ज़्यादा की है, 55 ईयर्स से ज़्यादा की है। इसी तरीके से जो फर्स्ट ट्रैकियल रिंग है, यानी जो